चलिए आगे बढ़ेंगे तो जैश ए मोहम्मद और तहरीक ए तालिबान के आतंकी मोहम्मद नदीम और उसके साथी सैफुल्लाह की पुलिस कस्टडी रिमांड आज एटीएस मांगेगी। दोनों आतंकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश में बड़ी तबाही की साजिश रच रहे थे और इस पूरे षड्यंत्र में उनके 5 और साथी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में एटीएस की टीमें लगातार दबिश दे रही है और दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेकर प्रदेश में तबाही की साजिश की परतें एटीएस खोलेगी। कम से कम 7 दिन की रिमांड अर्जी एटीएस दाखिल कर सकती है। वहीं सैफुल्लाह का इटावा कनेक्शन भी सामने आया है। इटावा के मदरसा अरबिया कुरानिया में भी रहकर सैफुल्लाह ने पढ़ाई की थी। ये देश के दुश्मन हैं जो आजादी के जश्न में बड़े आतंकी हमले करने की साजिश में जुटे थे। ये वो दहशतगर्द हैं जो अपने आकाओं के इशारे पर भारत को दहलाने की तैयारी में थे। आजमगढ़ से पकड़े गए आतंकी मोहम्मद नदीम के बाद अब उसके साथियों की धरपकड़ तेज हो गई है। देश के खिलाफ साजिश रचने वालों की तलाश में एटीएस की टीम जुटी है। अब एटीएस की टीम पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए इन दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेने वाली है। इनसे पूछताछ के लिए बहुत जल्द रिमांड अर्जी दाखिल की जा सकती है, क्योंकि दावा है कि इस साजिश में इन दोनों के साथ 5 और साथी भी शामिल थे, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इस बीच कानपुर से पकड़े गए आतंकी सैफुल्लाह का इटावा कनेक्शन भी सामने आया है, जहां उसने अरबिया कुरानिया नामक मदरसे में रहकर पढ़ाई की थी। एक बच्चा हमारे यहाँ जून 2019 में आया था और वो बच्चा 16 जून को, और उसने हिफ्ज़ में एडमिशन लिया। हिफ्ज़ की पढ़ाई के लिए, यानी जो कुरान की मेमोराइजेशन का कोर्स होता है, कुरान को कंठस्थ किया जाता है, याद किया जाता है ओरली, उसमें उसने पढ़ा और फिर वो मार्च तक रहा यहाँ। मार्च के बाद वो चला गया, जो लॉकडाउन लगा 19-20 मार्च को, उसके बाद वो चला गया 2020 में। और उसके बाद से हमारा उससे कोई लिंक नहीं रहा, वो कहाँ है, क्या करता रहा। दावा है कि हबीबुल इस्लाम और सैफुल्लाह भी जैश ए मोहम्मद और तहरीक ए तालिबान संगठन से जोड़ा था और जैश ए मोहम्मद के चीफ कमांडर मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर के इशारे पर आतंकवादियों के लिए वर्चुअल आईडी बनाता था, जिसे एटीएस की टीम ने कानपुर से गिरफ्तार किया है। मूल रूप से बिहार के मोतिहारी का रहने वाला सैफुल्लाह का परिवार फतेहपुर में आकर बस गया था। सैफुल्लाह के पिता का दावा है कि सैफुल्लाह को काफी पहले ही उन्होंने घर से भगा दिया था। ईद के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया था, उससे हम नाराज भी थे, बल्कि हमने उनको निकाल भी दिया था। देश के खिलाफ साजिश रचने वाले सैफुल्लाह को लेकर लोग कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नहीं हैं। हालांकि उसके पकड़े जाने के बाद कई जगह दहशत का माहौल है। सूत्रों के मुताबिक सैफुल्लाह के फोन से पाकिस्तान समेत कई देशों में बैठे आकाओं के नंबर मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। इन दोनों के खिलाफ मिले सुरागों के बाद एटीएस की टीम जल्द इनके दूसरे साथियों पर भी शिकंजा कसने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जाहिर तौर पर एटीएस को इस रिमांड का इंतजार है, ताकि जो बाकी की परतें हैं या यूं कहें इस पूरे मामले की जड़ें हैं, वहां तक पहुंचा जा सके। ग्राउंड पर जो चीजें चल रही हैं, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का रुख करते हैं, उनके पास तमाम जानकारी है। तो विवेक, 5 साथियों को ढूंढने की कवायद होगी, कहां से इन्हें ट्रेनिंग मिलती है, इन चीजों की कवायद होगी, इस मद्देनजर लेके किस तरीके की जानकारी आ रही है? देखिए स्नेहलता, मार्च 2019 में जब शहनवाज तेली, जो जैश ए मोहम्मद का ग्रुप का संगठन का सक्रिय सदस्य था, शहनवाज तेली और आकिब अहमद अंसारी, आकिब अहमद मलिक, ये 2 लोग पकड़े गए थे मार्च 2019 में। तब मोहम्मद नदीम का नाम सामने आया था। हालांकि एटीएस उसको दबोच नहीं पाई थी, वो भागा हुआ था। और उस समय ये भी पता चला था कि जो जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर है वो भी यूपी आया था, सहारनपुर में रुका था, कई लोगों से मुलाकात की थी, यूपी के कई शहरों का उसने दौरा किया था।
ये जानकारियां पूछताछ में मोहम्मद नदीम ने एटीएस को बताई थी। यानी आज से नहीं, 2019 यानी 3 साल से लगातार एक्टिविटीज़ चल रही थी और जिस तरह की एक्टिविटीज़ थी सस्पेक्टेड, उससे लग रहा था कि कोई बड़ी साजिश यूपी में रची जा रही है। और ये बहुत इनका स्लो प्रोसेस होता है। किसी भी बड़ी वारदात को करने के लिए महीनों तैयारी करते हैं, सालों तैयारी करते हैं। ये कौन सी घटना होनी थी, क्या होना था, ये तो अभी पता नहीं है एटीएस को, लेकिन 15 अगस्त से पहले पहले कुछ ना कुछ इन्होंने एक प्लान कर रखा था बड़े धमाके का। ये सीरियल ब्लास्ट भी हो सकता है, जैसा कि नदीम ने पूछताछ में बताया कि कोई पुलिस भवन पर भी हमला हो सकता था। पुलिस भवन यानी इसको पुलिस मुख्यालय माना जा रहा है, जो यूपी में सबसे संवेदनशील और सबसे हाईटेक इमारत है, वहाँ पर हमला हो सकता था। ऐसी जानकारी एटीएस को मिली है। तो अब चीज़ें चूँकि फिल्टर होके आ रही हैं, दोनों पकड़ गए हैं, 5 और लोग बाकी हैं। चूँकि 6 लोगों को उसने ट्रेनिंग दी थी, जिसमें से सैफुल्ला अरेस्ट हो गया है और बाकी 5 लोग भी गायब हैं। 5 लोगों के नाम पते तो हैं, लेकिन उनकी लोकेशन अभी शेयर नहीं कर रही है एटीएस कहाँ है। उसके लिए दबिश दी जा रही है, नेपाल बॉर्डर से लेकर जो दिल्ली बॉर्डर है वहाँ तक, और दिल्ली में भी दबिश दी जा रही है कई जगहों पर। एटीएस ने नेशनल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन किया है और तमाम नेशनल एजेंसियाँ इस पर लगी हुई हैं। आज दोनों को रिमांड पर लेकर जो इनपुट्स लिए जाएंगे, जो पूछताछ की जाएगी, इंटरोगेशन में बहुत सारी चीज़ें सामने आनी हैं। और जो टारगेट्स हैं इनके, कौन से टारगेट्स तय किए थे, कितने लोग थे, उनके लिए किस लेवल पर काम हो चुका था, अगर कोई धमाका करना था तो कितनी सामग्री जुटाई जा चुकी थी, आईईडी बनानी थी, हैंड ग्रेनेड्स बनाने थे, तो क्या इनके पास जो संसाधन थे वो कैसे थे और कितनी तैयारियां हो चुकी थी, इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे, ये सब चीज़ें सामने आएंगी पूछताछ के बाद। और उसके बाद धरपकड़ का सिलसिला फिर से शुरू होगा। यानी दबिश जो भी पड़ रही है उन 5 लोगों के लिए है जो फरार हैं, जो भागे हुए हैं। लेकिन जब नाम सामने आएंगे तो बहुत सारे नाम ऐसे भी होंगे जो उनके लिए काम करते होंगे। बिल्कुल विवेक, देखना ये होगा कि इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के लिए क्या क्या एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।